Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज संडे है बट आज थोड़ा एक सीरियस टॉपिक पे थोड़ी बहुत बात हो जाए दोस्तों के बीच। और एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। और अविनाश को तो मैं छोटा भाई ही बोल सकता हूं। मैं उससे ज़्यादा उनकी कोई आइडेंटिटी मैं इस वक्त नहीं दूंगा, बट वैसे ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशे से ही इज़ किसान। वो कृषक का काम, ही टेक्स लॉट ऑफ प्राइड इन इट। विवेक मिश्रा जी हैं प्रयागराज से। मतलब वो अपने आप को प्रयागराज वाले ही कहते हैं, तो इससे ज़्यादा उनकी क्या बोलें। बट yes, he is a professional. He works for the Lucknow High-Tech City. He handles the media for them. मनोज जी चित्रकूट से हैं और ये बेसिक आइडिया ये है कि आज हम आम जनता की राय लेते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में जो शासन और प्रशासन ने कहा कि ये काम कर दिया, ये हमने घोषणा कर दी, ये हमने उपलब्धियां देने की वादा किया है, वो सच में लोगों तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची है। जो सच है वही बोल रहे हैं और ये आ भी रहा है नागरिकों से। मतलब ये कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी व्यक्ति विशेष के आलोचना करने के लिए या उनका सपोर्ट करने के लिए नहीं है। Let's say this is the fact of the matter as it stands on the ground. श्रीनिवास अग्रवाल जी अयोध्या से हैं। मैं फैज़ाबाद नहीं कहूँगा, मैं अयोध्या कहूँगा। बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ उसका। बट I want to start with him, not just because he is the senior most person, but अब हिंदुस्तान में है तो बात राम से शुरू होगी। तो आप कैन यू शेयर विद अस व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। मतलब इतनी सारी घोषणाएं हुई, इतनी सारे बातें हुई हैं, एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ है। देखिए, मैं श्रीनिवास अग्रवाल, आपको पहले आप इंट्रोड्यूस तो कर ही दिए मेरे को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 मार्च को जब ये लॉकडाउन का पहले जनता कर्फ्यू लगा, जनता कर्फ्यू के बाद में 24 तारीख को डिक्लेयर हुआ कि अब आपको लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू हो रही है और बहुत सीरियस मैटर है कोरोना का। तो सरकार ने जो सारे स्टेप्स लेने चाहिए थे वो उन्होंने लिए। सारे स्टेप्स लेने में उन्होंने सबको घरों में रखा। घर में रखने के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा एटीट्यूड जो है पूरे पब्लिक में रहा। चाहे वो मतलब डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, सीओ सिटी हो, मजिस्ट्रेट्स हो, सबका मतलब बिल्कुल व्यवहार बहुत अच्छा था। और उन्होंने पूरे मतलब हम तो अपने जिले के बारे में ज्यादा बता सकते हैं। उन्होंने कहीं पे किसी जगह का मैं कोई चीज का वैक्यूम नहीं डेवलप होना। मालूम पड़ा कि मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, एसेंशियल चीजें नहीं मिल पा रही हैं, या गरीब आदमी जो परेशान हो गया है, जिसको काम धंधा बंद हो गया है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको राशन पाने के लिए पब्लिक ने काफी अच्छा सपोर्ट किया। जब तक कि सरकार की अपने मतलब सिस्टम से चीजें आनी शुरू हुई, उसके पहले पब्लिक ने पूरे मन और दिल से गरीबों को जगह जगह पैकेट्स बांटे, खाना खिलाया। और सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उन लोगों ने पूरे सब जगह का पूरा केयर किया कि कोई आदमी भूखा ना रहे। इसके लिए जो है वो बधाई के पात्र हैं।
और उसके बाद में जब सरकार की तरफ से जो डिक्लेरेशन थे कि फ्री में अनाज दिया जाएगा, एक एक आदमी को, जिसके पास में नहीं राशन कार्ड है उसको भी मिलेगा, जिसके पास में मतलब कोई काम नहीं है उसको भूखा ना रह जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने जितनी अच्छी प्रक्रिया लगाई वो चारों तरफ खूब अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि फिर पब्लिक ने डिस्ट्रीब्यूशन अपना बंद कर दिया एक महीने तक, क्योंकि दैट वाज सो मच सफिशिएंट कि किसी को कोई जरूरत नहीं समझने लगी कि अब कोई आदमी भूखा है। एक पार्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये जरूर गलत हुआ कि जो माइग्रेंट्स लेबर हैं उनको उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं किया। माइग्रेंट्स लेबर ये क्या हुआ? ये नहीं, वो उनका फ्रीज हो गया। हाँ सॉरी, म्यूट हो हाँ गया। मैं निकाल वो लगा देता हूँ। नहीं नहीं, सर हेलो, सर सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो? आवाज तो आ रही, वीडियो गायब हो गया है। हाँ वो नेटवर्क का सर। इशू है, वो कोई नहीं सर, आप खत्म कर लें। कंटिन्यू रखें। तो उसमें जो है, जो माइग्रेंट्स लेबर हैं, जब उनका मूवमेंट चालू हुआ तो अगर टाइम से उनको बसेस और चीजें दे दी जाती या प्रॉपर खाने का अरेंजमेंट सब जगह पे कर दिया जाता तो माइग्रेंट्स लेबर जो रास्ते भर परेशान हुए, रास्ते में कितने मर गए, वो सारी चीजें नहीं। लेकिन ये थोड़ी सी कमी रही, चाहे इंटर स्टेट मूवमेंट के कारण से हो या किसी कारण से हो, लेकिन वो सब प्रॉब्लम्स रही। और यहाँ तक नतीजा हुआ कि पब्लिक ने जब देना शुरू किया, खाना खिलाना शुरू किया, तो उसका थोड़ा बहुत असर उनके ऊपर हुआ, और फिर गवर्नमेंट ने भी अपनी बसेस लगा के जगह जगह से ट्रेनें दे करके और उसको माइग्रेंट्स को कॉल करके सबको बुलाया। इस तरीके से चीजें जो है अंडर कंट्रोल हो गई और चीजें जो है अपने आप में ठीक रही। लेकिन कोरोना काल का जो टोटल आउटकम देखा जाए, इतने बड़े मुल्क में इतने बड़े अरेंजमेंट्स में गवर्नमेंट का काम काफी अच्छा सराहनीय रहा, जो कि हम किसी और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना इन्होंने किया। मतलब कुछ काम हुआ है, ये तो बोल नहीं सकते हैं कि काम नहीं हुआ, काम तो हुआ है। विवेक भाई? नहीं, बहुत अच्छा काम किया। हमारे पर्टिकुलर हमारे यहाँ योगी सरकार ने जिस प्रकार से हर लेवल पे पूरा केयर करके, पर्सनल केयर करके, और डीएम और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को इतना अलर्ट मोड पे रखा कि वो सराहनीय है। कोई और गवर्नमेंट इतनी रेस्पॉन्सिबल आज तक हमको नहीं दिखाई पड़ी जितना इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करी। विवेक भाई, प्रयागराज में क्या हाल है? एक सेकंड में अपने वीडियो को बोलता हूँ, चालू करवाता हूँ। आ तो गया। वो नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, अब ठीक है? हाँ, और लगे। हाँ। सो विवेक भाई, आपके यहाँ क्या हाल चाल है? भरत भैया, 20 तारीख को 20 मार्च को हम लोग को कहा गया कि
WFH, वर्क फ्रॉम होम। हम लोग लखनऊ से निकले और अपनी गाड़ियों से वापस आ गए। उसी रात हमने देखा कि इतनी ज्यादा संख्या में पलायन हो रहा था। लोग सड़कों पे 20 मार्च की रात से ही पैदल निकल रहे थे, आने जाने का कोई साधन नहीं था, जो भी बसें थे फुल पैक थी। हम लोग 22 तारीख को आए, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके नेक्स्ट डे से इन्होंने इम्पोज कर दिया लॉकडाउन, फुली लॉकडाउन। इन्होंने तो एक टाइम पीरियड दिया था, बट वो था कोई उसका कोई एक्चुअल टाइम पीरियड नहीं था। इन्होंने टाइम पीरियड दिया था बट वो एक्चुअल नहीं था। इनका ये था कि ये काफी लंबा खींच के ले जाएंगे, एटलीस्ट 6 मंथ। खैर, लॉकडाउन शुरू हुआ, 2 दिन इन्हें फायदा नजर आया। तीसरे दिन से हमारे पास एक पहली कॉल आई एसएसपी प्रयागराज, जो कि हमारे पूर्व परिचित थे। उन्होंने कहा, विवेक, यू आर डूइंग सम सोशल वर्क, सो कैन यू प्लीज अरेंज सम राशन फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। हमने कहा ठीक है, तो हम गए, हमने उनको राशन वगैरह पहुंचाया। और बट वहीं से हमको लगा कि ये 3 दिन बाद से ही जो समस्याएं शुरू हो गई। समस्याएं शुरू होने में तो 15 दिन 20 दिन लगते हैं, तो 3 दिन में ही क्यों शुरू हो गई। तो वहां से ये पता चला कि जो सारी चीजें इन्होंने रखी हैं या शुरू की हैं, वो एक तरतीब से या एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं की हैं। बाद में इन्होंने अच्छे से किया, बाद में इन्होंने सबको राशन दिया। राशन के लिए इन्होंने राहत का एक सेल बनाया और 1000 लोगों की टीम बैठाई। राहत के थ्रू सबको राशन भेजा गया। फिर उन्होंने बसेस लगवाई, बाहर से बसेस लोगों को बुलवाया, बट तब तक जो डैमेज होना था हो चुका। मैं ये यूपी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, यूपी सरकार ने सबसे बेहतरीन काम किया है और जो अब तक मैंने देखा है। खास तौर पे जो लोगों को समस्या आई वो ये आई कि इन्होंने कहा कि भैया राशन सबको मिल रहा है आधार कार्ड दिखा के। बट मैं हर जगह लोगों के पास जाता था, मिलता था, राशन बांटता था, दिलवाता था। कई जगह मुझे सोर्स भी लगाना पड़ता था कि हाँ, इनको कोरोना एडीएम जो है उनको फोन करता था तो जाके राशन मिलता था। किसी के पास आधार कार्ड है, कोई गरीब है, लड़ नहीं पाता था कोटेदार से, तो उसको राशन नहीं मिलता था, तो वो स्वयं सेवी संस्थाएं जो पक्का राशन बांटती थी उनसे मिलता था। बट मैं इसमें गवर्नमेंट को फिर भी 75 आउट ऑफ 100 देना चाहूंगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट डिड बेस्ट देन अदर स्टेट्स। हाँ, अभी भी समस्याएं हैं। इन्होंने उसके बाद 20 करोड़ लाख के राहत पैकेज की घोषणा की, मगर क्या वो राहत पैकेज जनमानस तक पहुंच सका है? मैं आज भी अगर बैंक वालों से बात करता हूं तो उनके पास कोई ये प्लानिंग नहीं है कि लोगों को कैसे लोन मिले, वो अपना उद्योग कैसे शुरू करें। आज भी बहुत सारे लूप होल हैं जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई है। इन्होंने लोगों के खाते में 1,000 रुपए भेजे हैं, बट क्या एक 5 विवेक, मैं बीच में इंटरप्ट करूं विवेक? जी जी जी, श्योर श्योर श्योर। ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसमें नए बिजनेस को, मतलब इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के में वो पैकेज नहीं है। वो पैकेज है टुवर्ड्स द रनिंग द यूनिट्स, जो उनमें प्रॉब्लम्स बंद होने से आ गई हैं, उन प्रॉब्लम को मिट आउट करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए किसी ने 1.5 महीने 2 महीने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, उसकी सारी पूंजी उसमें खत्म। रेहड़ी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए भी उसमें लोन का प्रावधान है। है इसके लिए सर, वो वो उनके पास अब तक पहुंच नहीं पा रहा है। जी जी बिल्कुल सही। मैं तो यहाँ पे अपने यहाँ फैजाबाद अयोध्या में जो देख रहा हूँ कि उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्री चल रही हैं और उन्होंने उनमें 10% जो पहला उन्होंने पैकेज रिलीफ का दिया था, आउट ऑफ देयर वर्क। बिल्कुल, वो इंडस्ट्रीज अगर आनंद सर, वो आगे। मैं मान रहा हूँ वो दैट इज फॉर इंडस्ट्रीज, बट उनके लिए क्या, जो रेहड़ी वाले हैं जिनको पता नहीं है, वो बैंक जा रहे हैं, बैंक मैनेजर उनको भगा रहा है कि हमारे पास अभी कोई नियम कानून आए ही नहीं है, मैं आपको लोन कैसे दे दूं। हमारे पास में कम से कम ऐसे 50 लोग हैं। रेहड़ी वालों के लिए इसमें क्या पैकेज है, ये डिक्लेयर्ड नहीं है, तरीके से कम्युनिकेटेड नहीं है चारों तरफ
सबसे ज्यादा परेशान तो निचले तबके, सबसे ज्यादा परेशान तो निचले तबके वाला है ना? निचले तबके वाले तो दिक्कत तो उसी को झेलनी होगी। और आप ठीक कह रहे हैं। और अविनाश, काशी जी सर। के क्या हाल है? सर काशी को देखिए, मैं जो आप यहाँ बोलना पे शुरू अभी करो उससे पहले, अविनाश आप बोलना शुरू करो इससे पहले मुझे आपको एक पर्सनल वादा समझ लो या आपका कर्तव्य भी समझ लो, मैं जब भी काशी आऊंगा आप साथ में रहोगे मेरे साथ। इसमें न वादा की जरूरत है, न रिक्वेस्ट की जरूरत है सर। वो आप आएंगे तो बिना बिना उतर भी नहीं पाएंगे, ये भी है। हाँ, वो भी है। बिना सुसुआई के मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, जहां तक कोरोना काल की बात करूं सर, काशी की समस्या किसी बाकी यूपी या बाकी देश से अलग नहीं रही है। हम लोग ने जो दो चीजें सबसे ज्यादा फील की हैं, दोनों की बात यहाँ पर हुई है। एक, जो लेबर मूवमेंट हुआ है, अप्रवासी मजदूर, ये एक महीना, इसे सरदर्द नहीं कहूंगा, उसको चुनौती थी हम लोगों के लिए। हाईवे पे आते हैं हम लोग, NH2 पे, तो इस दोनों मतलब मुंबई से आने वाला रास्ता भी, दिल्ली हरियाणा से आने वाला रास्ता भी, गुजरात से आने वाला रास्ता भी हमारे घर से एकदम 1 किलोमीटर बगल से होके जाता है। हम लोगों ने वो मूवमेंट देखा है, वो काफी दर्दनाक था। उससे निपटना, और मैं फैक्ट बोलूं, पुलिस को लोग कितनी भी गालियां देते हो, मैंने पुलिस का कोमल चेहरा देखा है उस मूवमेंट में, कि पुलिस वाला अपनी जेब से निकाल करके मदद कर रहा है। और वो हल्की फुल्की नहीं कि 50 रुपए 100 रुपए देना, पूरी के पूरे ठेले का फल खरीद करके दे देना, ठेले वाले से पूरा फल खरीद करके। ह्यूमन चेहरा दिखाई पड़ा है पुलिस का इस पूरे एपिसोड में। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ा परेशानी है, वो भी पूरे यूपी में रही है, वो है मिस मैनेजमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। प्लान्ड तो नहीं था, हम प्रिपेयर नहीं थे, कोई गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी, सरकार चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो। हम क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, खाना कौन खा सकता है, कौन भूखा रह सकता है, कौन कहाँ फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन की छुट्टी लेकर के गए हुए हैं, आज 2 महीने से फंसे हुए हैं बाहर ही। साहब का ड्राइवर है, 1 दिन की छुट्टी लेकर के बीवी से मिलने गया MP में, या बीमार माँ को देखने गया और बेचारा वहीं फंस गया, लॉकडाउन में आ नहीं पाया, 1.5 महीने 2 महीने बाद आ पाया। खैर वो सब तो एबनॉर्मल केसेस हैं, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। मिस मैनेजमेंट एक जो बहुत बड़ा रहा है यहाँ पे, आनंद सर का और विवेक सर का एक वो था कि क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन नॉर्मल पब्लिक तक नहीं है। ये बैंक के केस में ही नहीं है, ये हर केस में है। लॉकडाउन लगा हुआ है, हम सड़क पर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं, निकल सकते हैं तो किस तैयारी के साथ निकल सकते हैं, किन कामों के लिए निकल सकते हैं, किस जगह जा सकते हैं, किस जगह नहीं जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिस मैनेजमेंट था। हम लोग तो जो वेल कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ले रहे हैं कि वहां हम जा सकते हैं, फलाने जगह जा सकते हैं, ढिमाके जगह जा सकते हैं। लेकिन एक लेबर क्लास के आदमी को ये दिक्कत आ रही थी, और वो फिर सामने पुलिस पड़ रही थी। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, बनारस बहुत छोटा सा जिला है, यूपी में नॉर्मली छोटे जिले हैं, और बनारस सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर अक्सर दूसरे जिलों के लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर किसान हैं। अब हम अपने जिले खेती के समय में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं तो किस साधन से जा सकते हैं, ये इसको लेकर के मैक्सिमम लोग कंफ्यूज थे। पुलिस का वहां पे ये रवैया था कि अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन वहीं आकर अगर आप कार से जा रहे हैं तो आपको रोक लिया जाता था, आपके पास है कि नहीं है, नहीं है तो आप कैसे निकले हैं। तो कुछ चीजें हैं जो जानकारी के अभाव में समस्या बन गई थी, और इस जानकारी को डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, और ना कोई साधन सुझाया गया हमें। पहले तो दुकानें वगैरह खुली रहती थी, समाज में मिलते थे 10 लोग 15 लोग से, तो काफी जानकारी मिल जाती थी, लेकिन वो भी चीजें बंद, वो साधन भी एक बंद हो गया था।
ये थोड़ा सा मेरे को जो है, बाकी रोजी रोटी की समस्या पैदा हुई है, उसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, प्रैक्टिकल होकर के अगर कहूँ तो सब अपने हाथ मैं जगन्नाथ पे ही अगर टिके हुए हैं। सो सॉरी हाँ बोलिए इंटरप्ट कर सर। रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली अविनाश भैया, आप एक चीज ये देखा आपने कि लॉकडाउन लगने के बाद से ही नौकरियां बहुत ज्यादा चली गई हैं। हम्म। हमारे जानने वाले ढेरों लोग हैं जिनकी नौकरियां गई हैं, वो अभी तक उनको वापस नौकरी नहीं मिल रही है। और इवन कंपनियां अगर वापस किसी को रख भी रही हैं तो उसकी एक तिहाई सैलरी या वन फोर्थ सैलरी काट ले रही हैं। जो नौकरी में बचे हुए हैं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट बोल तो रही है, सब कुछ किया जा रहा है कि लोकल वोकल और आत्मनिर्भर, लेकिन अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अपना हाथ जगन्नाथ पे ही है, ना कोई बैंक का सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ना कोई विजन है। एक बस आक्रमण करके चीख दिया गया है, लेकिन कहाँ क्या कैसे कौन कुछ नहीं पता है। लेबर से लेकर के बिजनेसमैन सब कंफ्यूज हैं। इस पर आनंद सर ज्यादा बता पाएंगे सिचुएशन क्या है। जितने माइग्रेंट लेबर्स आए हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि आज तो उनके हाथ में कुछ नहीं। और यहाँ के लेबर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, लेबर्स छोड़िए एम्प्लॉयज जो हैं और अच्छे खासे उसमें एम्प्लॉयज हैं सैलरी पे, वो तक कंफ्यूज हैं। और वो भी आज की तारीख में फैक्ट बोलूं तो डरे हुए हैं कि नौकरी कब चली जाए। गलत कह रहा हूँ विवेक जी? बिल्कुल सही बात है। इवन अब तो ये देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, अब उनके पास वापस वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां उनको उनके फैक्ट्री से मना कर दिया गया है कि आप जहां हैं वहीं आप काम ढूंढें, हमारे पास में जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है। जो कंपनियां जहां 10 करोड़ का काम कर रही थी, अब वो करोड़ 2 करोड़ का काम कर रही है, तो उतने अपने एम्प्लॉयज का जो सैलरीज है वो बेयर नहीं कर पाएंगी। तो वो उन्होंने छटनी शुरू कर दी है। उस छटनी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, और सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि हाँ, हम आपके लिए इतने करोड़ का पैकेज लाए हैं, बट वो पैकेज का फायदा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, क्या प्रोसेस है, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। नहीं, इसके लिए तो किसी प्रकार का कोई स्पेशलाइजेशन या कोई पर्टिकुलर प्लानिंग सामने रखी ही नहीं गई है ना, कि हम दिक्कत वही इस है। प्रकार से माइग्रेंट्स को इस तरीके से, वहां के जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं या आ चुके हैं, जितने उनके अंदर में किसमें क्या कैलिबर है, उस कैलिबर के हिसाब से उनको कहाँ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उनके लिए कहाँ पे हमको स्पेशल सेल बनाना चाहिए या कुछ इस प्रकार के इंडस्ट्रीज को डेवलप कराना चाहिए जो कि इनको एब्जॉर्व कर सकें, या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ही एब्जॉर्व करने की कोई संभावना हो तो उसको किया जा सके। ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दिखाई पड़ा, और ना कहीं कोई एक्टिव है इसमें कि मालूम पड़ा कि माइग्रेंट जो है 36 लाख यूपी में आ गए हैं, अब उनसे गड्ढा खोदवाइए और उनको मनरेगा का काम दे करके उनका बिल्कुल, मैं भी इसी पे आने वाला था। नहीं हो पाएगा। उनका रोशन तो तब होगा जबकि उनको सबका स्किल अलग है, सब गड्ढा खोद के नहीं कमाएंगे, सबका स्किल अलग है। आप नवंबर तक राशन बांट करके या अगस्त सितंबर तक लोगों को 1000 रुपए उनके अकाउंट भेज करके आप सर्वाइवल नहीं दे सकते हैं उनको। नहीं, राशन नहीं, ये वो तो एक भूखे ऐसी चीज है, जो राशन बांटा जा रहा है या जो 1000 रुपए दिया जा रहा है विवेक बाबू, ये तो ऐसी चीज है कि बस हम ये सोच रहे हैं कि इनको दे दिए, इनका पेट भर गया है। लेबर की डाइट हमसे 5 गुना होती है, सही बात है। और वो नहीं खाएगा तो वो आज की हमसे तारीख में आपसे जिंदा बड़ा तो परिवार रहे। है उनके पास, क्या राशन से ही वो जिंदगी बिता फिजिकल लेगा वो? बाकी वो डेली नीड्स फिजिकल भी तो काम होती करते हैं हैं। उनका। मैं सबसे 2 मिनट क्षमा प्रार्थी हूँ। जी जी। मनोज तिवारी जी हैं, जी समाज जी। सेवक हैं, चित्रकूट से हैं, और वो बड़े पेशेंटली और सबकी बातें सुन रहे थे। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि एक्चुअली में उनके इलाकों में क्या परिस्थिति है और कहां से शुरू हुई और आज क्या परिस्थिति है। मनोज जी, जी सर। मनोज जी, आवाज आ रही आवाज आ सर? रही है मेरी?
मनोज जी आवाज आ रही है मेरी? मनोज हमको लग जी, रहा है मनोज जी डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? नहीं वो दिख तो लाइव रहे नेटवर्क इशू है। नेटवर्क। नेटवर्क एक्चुअली इस समय वो देवरिया या बलिया में है शायद, तो शायद दिक्कत हो उधर रूरल एरिया में। नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हाँ डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी मैं उनसे बोलता हूँ फिर से उसी लिंक पे ज्वाइन करने को। हाँ नहीं, आ गए आ आ गया। गए। आ गए। सर आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार। हाँ हाँ आवाज आ रही है। हर हर महादेव। तो मनोज भाई आपने आपके म्यूट कर यहाँ लिया, पे सही करिए। हाँ आप सही है। मनोज जी तो का मनोज भाई जी 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 आपके इलाके में क्या परिस्थिति है, कहाँ शुरू हुई और आज क्या सिचुएशन है? सर, अपनी तरफ जो सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं। हेलो। हाँ हाँ सुनाई पड़ रहा है सर। हमारे मनोज तरफ भाई जो बोले। सरकार ने सुविधाएं दी सर, वो धरातल में उतारी गई है। जी, जैसे राशन दिया गया है कि राशन गरीबों को दिया जाए, तो सर राशन तो लेने वो लोग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो पाता, किसी का अंगूठा नहीं लग पाता है, किसी की आंखें नहीं मैच कर रही हैं। सर ऐसे में गरीब लोग राशन भी अपना उपलब्ध नहीं करा पाते, उनको राशन नहीं मिल पाता है। जहाँ तक रही सर ये लॉकडाउन जो अनिश्चितकालीन लग गया लॉकडाउन, मैं भी सर इस समय बाहर था जब लॉकडाउन लगाया गया है। इसको अचानक लगाने का एक कारण भी था, वो आपका सब लोग लगभग जानते होंगे कि लॉकडाउन लगभग क्यों लगाया गया। हाँ मनोज भाई। सब इंटरनेट और डाटा इशू और नेटवर्क हाँ इशू। तो मुझे जैसे अभी अविनाश कह रहे थे और बहुत सही तरीके से कह रहे थे कि सिर्फ राशन मिलना और 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाना ही जिंदगी तो है नहीं। मतलब आज की एग्जैक्टली। सिचुएशन में खाना चाहिए, चलो खाना मिल रहा है, बट आगे कल के बारे में सोच के या कल की जो चिंता है वो आज का खाना बन गया है। मतलब हम चिंता खा रहे हैं, अनाज खाएं ना खाएं चिंता तो जरूर खा रहे हैं सब। जो व्यवसाय में है, जो बिजनेस में है, उनको इस बात की चिंता है कि कल क्या होगा। जो नौकरी पेशे में है उनको ये चिंता है कि नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। और बैंक में जो कर्जा देने के लिए कर्मचारी बैठे हैं उनको ये चिंता है कि यार कर्जा दे दिया तो वापस आएगा नहीं आएगा। तो जिसने कर्जा लिया है वो उसको भी ये प्रॉब्लम है कि हम कर्जा भरेंगे तो कैसे भरेंगे, ईएमआई है तो हाँ कैसे उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो व्हाट कैन मतलब मैं चूंकि आप लोग जमीन से आप बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते हैं और एक्चुअली मतलब जो सच है वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम तो बड़े बड़े शहरों में एसी कमरों में बैठ के बस ट्विटर और फेसबुक और टीवी न्यूज पे जो सुनते हैं उसी को सच मानते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आपके तरफ से ऐसा क्या 3 सुझाव हो सकता है जो अगर ये गवर्नमेंट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, जिससे आम नागरिक को एक्चुअली में सचमुच फर्क भी पड़ेगा और जो विडंबना है वो थोड़ी कम हो सके? सबसे पहला मेरा रहेगा कि किसी भी डिसीजन में आज की तारीख में जो लॉकडाउन सिचुएशन में कोई भी वो किया जाता है कि अपने लोकल एरिया का निर्णय लेने का पूरा अधिकार वहां के डीएम को होता है। यूपी में डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े बड़े नहीं है, मतलब अगर प्रयागराज से निकले तो चित्रकूट बहुत दूर नहीं है, बगल में ही चित्रकूट पड़ जाता है, या कोई दूसरा मिर्जापुर बगल में ही पड़ जाता है, इवन भदोही भी 10 तुरंत मिनट पड़ पे जाता है। कौशाम्बी है। ये नियम कायदे, हाँ कौशाम्बी वगैरह सब कुछ, ये नियम कायदे कानून जो 10 मिनट की यात्रा के बाद ही बदल जाते हैं, ये आज की तारीख में पब्लिक में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
यूपी में डिस्ट्रिक्ट्स बहुत छोटे छोटे एरिया हिसाब से, पॉपुलेशन में काफी बड़े हैं लेकिन एरिया में बहुत छोटे हैं, और केवल 10 मिनट की यात्रा के बाद हम एक नए नियम कायदे कानून में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में हम टोटल अनभिज्ञ हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहां क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी है कि बनारस से चंदौली की दुकान बगल में ही है, एकदम गंगा पार करिए चंदौली है। यहाँ पे पान की दुकान बंद है, वहां पे पान की दुकान खुली है। यहाँ पे पान गुटखा खाने वाले बहुत है, सबके सब लॉकडाउन तोड़ते हुए चंदौली जाएंगे, हर 15 मिनट में 10 मिनट बाद वापस आ जाएंगे। नियम कायदा कानून जो है यूनिफॉर्म करवाइए एक उससे, कि जो रहेगा वो यहाँ भी रहेगा वहां भी रहेगा, क्योंकि समस्याएं अब ऐसा भी नहीं है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग है, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट अब चपेटे में आ गए और सब बराबर चपेटे में है। किसी के यहाँ आज 45 मरीज निकल रहे हैं, किसी के यहाँ कल निकल रहे हैं, लेकिन निकल सबके यहाँ रहे हैं। अब सबसे पहला सुझाव यह है कि जो नियम कायदा कानून बने वो केंद्रित बने और सबके लिए बने। ये नहीं है कि हमारे यहाँ गोलगप्पे की दुकान खुली हो और बगल के मार्केट में जो है राशन की दुकान भी बंद पड़ी है, नहीं, अब उसको यूनिफॉर्म करिए। सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा। आनंद सर इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें, मैं सुनना चाहूंगा, सीनियर है। अग्रवाल साहब। नहीं, देखिए, ये जो छोटे मोटे जो इश्यूज हैं कि हम अगल बगल में डिफरेंट कोई चीज ले करके ना करके एक सा ही उसमें हो, कि एक ही डिस्ट्रिक्ट का जो एक डीएम है वो इतने बड़े पॉपुलेशन को प्रॉपरली हैंडल कर ले जाए, वही एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आपको खाली नहीं करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज आपको दी है, उन पॉलिसीज को हम धरातल पे या फ्लोर पे कैसे लाएं, उसके लिए उनको प्रॉपरली उनको खुद ही गाइडलाइन देना पड़ेगा। क्योंकि डीएम आईएएस है इसका मतलब नहीं है कि वो सर्वज्ञ है, उसको सारी चीजों की नॉलेज है कि कैसे वो सब चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि जैसे माइग्रेंट्स लेबर है तो उनको हम किस तरीके से हैंडल करें, इंडस्ट्रीज को अगर हमको कोई काम देना है या वहां पे आउटपुट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, या जो हमारे यहाँ गरीब लोग के लेवल पे लोग हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करने के प्रोसीजर्स उनको देने चाहिए, जिससे कि वो उसी पे फॉलो करके तरीके से अडॉप्ट करें, जिससे कि हर लेवल पे चीजें अपने आप आ पाए। लेकिन आप ये सोचें कि बहुत छोटे मोटे इन चीजों से फर्क पड़ जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको सारी गाइडलाइंस आनी चाहिए और एक्सपर्ट टीम द्वारा आनी चाहिए कि जिसके को उसके बारे में पूरी नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने जो है पेपर का ज्ञान कर रखा हो, ऐसी टीम बन करके चीजों को गाइड करे, जो चीज को जानता हो कि हाँ इनको हम ये टेक्निकली ग्राउंड पे उनको गाइड करें। अब जैसे माइग्रेंट्स लेबर इतने बड़ी मात्रा में आए हुए हैं कि वो अगर इन्हीं हालातों में खाली अनाज दे करके उनको जिंदा रखेंगे या मनरेगा से जिंदा रखेंगे तो हमारे देश की टोटल इकोनॉमी फेल हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है वो खुद ही नहीं है, उसके अलावा यहाँ जितने भी वर्किंग क्लास के लेबर थे वो भी काफी मात्रा में अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पूरे स्वभाव पे नहीं चल पा रही है। कहीं कोई कच्चे माल की कमी हो रही है, कहीं पे किसी प्रकार का जो है मालूम पड़ा कि मार्केट नहीं मिल पा रहा है उसको, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सी विषम परिस्थितियां बनी है। अब जैसे हमारे यहाँ का इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमी बोल रहे हैं, ये बेरोजगारी में मेरे को जो असंतोष अब पनप रहा है, बेरोजगारी में जो असंतोष भीतर पनप रहा है कि केवल राशन कार्ड का वो लेकर के राशन खा करके, वो असंतोष डरा रहा है इकोनॉमी से ज्यादा मुझे शांति के लेकर के, सामाजिक और राष्ट्रीय शांति पर वो
क्योंकि ये असंतोष ही कई चीजों का इतिहास में भी हमारे यहाँ अशांति का कारण बना है कई बार। 70, 80, 90 का दशक अगर आपको याद हो, जी जी कुछ उसी तरीके का असंतोष पनपना, और जो देश विरोधी ताकतें होती हैं वो ऐसे मौके का इंतजार करती हैं, वो फीडबैक देना, अपने टारगेट को जो है वहां पर रोपित करना, वो काम भी शुरू हो गए हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। और वो मनोज जी लौट आए हैं, क्योंकि वो उनके कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो मनोज जी से 1-2 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। हाँ, तो आप मुझे तो ठीक है, बट लोगों तक ये बात पहुंचा सकेंगे कि चित्रकूट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि जो प्रशासन सरकार अपना है, योगी सरकार, उन्होंने जो सुविधाएं दी है सर बेरोजगार लोगों के लिए, जैसे राशन है, राशन के लिए व्यवस्था कराई है, लेकिन जो राशन कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जैसे किसी का अंगूठा टच नहीं हो पा रहा है, किसी की आंखें जो सिस्टम होता है लगाने वाला, उससे वो सिस्टम बैठ नहीं पा रहा है, उन लोगों को राशन पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है सर जी कि जो लोग बाहर से आए हैं, कहा गया है कि स्किल मैपिंग हो रही है उन लोगों की, जो बेरोजगार लड़के बाहर से आए हैं उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, लेकिन कहाँ ये स्किल मैपिंग हुई है ये जानकारी भी तक किसी को नहीं है। ऊपर से तो आदेश हुआ कि स्किल मैपिंग की जाए, जो जिसके लायक है उसको वो रोजगार दिया जाए। अब तो जैसे कोई लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, MBA BA किए हुए बाहर प्रदेश में कमा रहे थे, वो लोग घर आए वापस, अब उनसे मनरेगा कार्ड थोड़ी कराया जा सकता है ना, मनरेगा कार्ड वो कर सकते, फावड़ा चला भी नहीं सकते। तो स्किल मैपिंग जो योगी जी ने दिया है आदेश की स्किल मैपिंग की जाए, तो धरातल में सब उतारी जाए, हर व्यक्ति का कम से कम जानकारी हो जाए कि वो किस तरह का कार्य करने लायक है। विवेक भैया, विवेक भाई, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं। और सर यही क्वेश्चन मेरा भी है कि रोजगार इस समय सबसे बड़ी समस्या है, और जैसे अभी अविनाश भैया ने कहा कि असंतोष, अगर रोजगार के समय एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्था ना की गई, मैं मनोज जी का फिर से बात को यहाँ पे ले आऊंगा कि स्किल मैपिंग में इन्होंने क्या कहा कि जो पढ़ा लिखा है, MBA है, BTech है, MTech है, वो मनरेगा के गड्ढे नहीं खोदेगा। और मैं अगर ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं जा करके मशीन वो फैक्ट्री में एक फोरमैन का काम नहीं करूंगा। तो उसके स्किल के हिसाब से उसको रोजगार दिया जाए, जो कि अभी तक हमें व्यवस्था दिख नहीं रही है। हमारे जानने वाले हैं, किसी के पास अब तक स्किल मैपिंग के लिए ना फोन आया ना कोई संपर्क हुआ। तो स्किल मैपिंग हो कहाँ पे रही है? रोजगार कब मिलेगा? और रोजगार नहीं मिलेगा तो ये संतोष व्यापक होगा, और व्यापक होगा तो दिक्कतें होगी। और मेरे 2 सवाल हैं, और ये मेरे मान लीजिएगा सिर्फ 2 ही सवाल हैं। आखिरी सवाल नहीं कहूंगा, बट सिर्फ 2 ही सवाल हैं। एक, इस पूरे काल में, पिछले 3-4 महीनों में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ हो गया, पुलिस की डिपार्टमेंट हो गई, या आपका PWD डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, और ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको और थोड़ा काम करने की जरूरत है? सुधार की जरूरत मैं ये नहीं कहूंगा कि काम ही नहीं किया, मैं ये कहूंगा कि और बेहतर काम करने की जरूरत। सर अगर पिछले 3 महीने में हम कहें, जी हाँ, प्लीज 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 बोलिए। पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट ने काम ही किया है। एक पुलिस, एक चिकित्सा मतलब मेडिकल लाइन, एक सफाई और एक डिस्ट्रीब्यूशन। 5वां तो सारा मतलब कोर्ट कचहरी से लेकर के सारे चीजें तो बंद पड़ी हुई हैं। दिस वे दैट वे आदमी जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है, इन्हीं 4 जगह काम भी पड़ रहा है कि जाना पड़ रहा है। हाँ। तो इसमें भी मैं कहूं तो सबसे बढ़िया अगर मैं परफॉर्मेंस किसी का कहूंगा तो वो पुलिस का कहूंगा। तो सही कह रहे।
मैं अविनाश भैया से 100% सहमत हूँ, क्योंकि पहले दिन से लेकर के आज तक पुलिस विभाग ने हमें हर तरह से सहयोग दिया है, एक एक चीजों की मदद की है। मेरे एक फोन कॉल पे मैंने 50-50 लोगों की राशन की व्यवस्था 5 मिनट के अंदर की है। कई थाने ऐसे हैं, प्रयागराज में एक बेली चौकी है जहाँ पे ऐसो है, नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। एक फोन करता था, वो अगर उनके पास राशन उपलब्ध है नहीं है तो उन्होंने 4 सिपाहियों और उन्होंने खुद मिलकर 5,000 रुपए का राशन इकट्ठा किया और लोगों में बंटवाया। और हर तरह की मदद, यहाँ तक कि पुलिस के माध्यम से मैंने ब्लड की मदद करवाई इमरजेंसी कॉल में, जबकि लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, तो हमने 8-8 यूनिट एक एक दिन में लोगों को अरेंज करवाया है। तो मैं सबसे बेहतर अगर किसी को मान रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग है। कुडोस टू अरे मैं खुद जान रहा हूँ भरत भाई कि आदमी छोड़िए, जानवर का चारा भी अगर नहीं है किसी के पास, पुलिस ने वो तक अरेंज करवाया है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो पुलिस में जैसे सीओ हैं या और अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों में राशन की किट भर भर के अपना वर्किंग किया है, और जहां पे भी कहीं पे कोई कमी दिखाई पड़ी है तो उन्होंने उसको बिल्कुल मतलब एफिशिएंटली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट खुद भी किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं को साथ में लेते हुए उन्होंने तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं जिससे कि, और अगर किसी ने झूठ मूठ में इकट्ठा किया है राशन तो कि सेल पॉइंट ऑफ करने से तो उनको भी पकड़ा है कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का तो इतना अच्छा वर्क रहा है इस कोरोना काल में कि उसको जितना सराहा जाए उतना। उन्होंने अपनी जो उनकी छवि है उसके विपरीत काम किया। मनोज जी, मतलब जो उनके हक में नहीं था, हद में नहीं था, उसको भी उन्होंने करने का प्रयास किया है। मनोज जी, आपके हिसाब से आप बाकी तीनों से सहमत हैं या आपको, आपके विचार? सहमत हूँ, विचारों से सहमत हूँ मैं, सही करो। लेकिन यही कह रहा हूँ जो सरकार ऊपर से राशन भी दे रही है, वो जाकर नहीं मनोज जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। मनोज जी, मनोज जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मनोज जी, आप सुन पा रहे? जी जी आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, रिपीट करिए। जी जी, वही कह रहा हूं सर कि सरकार अपना राशन की व्यवस्था करती है, कोई भी व्यवस्था करती है ग्रामीण तबके के लोगों के लिए, तो सर वहां से पहुंचते न जाने, वहां तक पहुंचते कम हो जाती। 50% ही पब्लिक को उपलब्ध हो पाती है। जैसे उज्ज्वला गैस दी गई थी मोदी सरकार द्वारा, तो सर मोदी सरकार के द्वारा गैस तो दी गई है एजेंसियों को, एजेंसी लोगों ने, एजेंसी के मालिक ने कहा कि इनको सिलेंडर दिया है, इनके को बनी है पासबुक, पैसा तो उनके खाते में आया लेकिन सिलेंडर का तो पता नहीं कहाँ है, सिलेंडर भेज दिए। इस तरह की कंडीशन उज्ज्वला योजना में हुई है। मतलब उनको कनेक्शन दिया गया लेकिन कनेक्शन के नाम पे केवल पासबुक दे दी गई है और वो दिया गया है कागज पत्तर उनको, और जो सिलेंडर दिया गया सिलेंडर किसी दूसरे को दे दिया गया है। जब जो मोदी सरकार ने पैसा डाला गैस का उज्ज्वला योजना का, तो पैसा तो उनके खाते में आया लेकिन गैस है नहीं उनको भराने के लिए, गैस सिलेंडर कहाँ गया पता ही नहीं। और मैंने जैसे कहा सिर्फ 2 सवाल हैं, एक सवाल तो हो गया, और मेरा दूसरा जो सवाल है, आखिरी नहीं है बट दूसरा जरूर है आज के लिए। प्रशासन हो या राजनीति में जुड़े लोग हों, राजनीतिज्ञ हो, इस वक्त उनको क्या करना चाहिए? व्हाट इज द इंप्रूवमेंट दैट दे कैन डू ऑन व्हाटएवर दे हैव डन or whatever they have not done?
ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर सुधार की बात करना चाहूंगा तो स्वास्थ्य विभाग की बात करना चाहूंगा। जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। सामान्य मरीज, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, ना उनको एडमिट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, या उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, या दूसरी जगह भगा दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति इस समय स्वास्थ्य विभाग की है। सामान्य मरीज ज्यादा इस समय ट्रबल में है। आपके शहर में एक दिन में 50 कोरोना पेशेंट निकले, मगर इसके अलावा 500 या 1000 मरीज और है जो डेली हॉस्पिटल आ रहे हैं। उनको उचित चिकित्सा नहीं मिल रही है, वो इसकी वजह से आज दम तोड़ रहे हैं। ये इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। आगे जाके ये उसकी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अविनाश भाई, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, अरे- विवेक भाई ने बहुत सही कहा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे डायलिसिस, जिनका किडनी वगैरह का इलाज चल रहा था, डायलिसिस वाली चीजें हैं। एक बहुत सामान्य एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हॉस्पिटल विजिट नहीं कर पा रहे हैं, या हॉस्पिटल उनको अटेंड नहीं कर रहा है, उनको एंटरटेन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से सब फंसे हुए हैं, या कोरोना का बहाना सब कोई चला रहे हैं। ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे इस समय कंडीशन ये है कि अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो कोरोना निगेटिव का आपको सर्टिफिकेट लेके आना होगा। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में जा रहा है तो कोरोना का सर्टिफिकेट उसके पास कहाँ से होगा? या तो वो दम तोड़ दे, या तो 24 घंटे तक वेट करे। और इमरजेंसी वाला मरीज 24 घंटे तक वेट करने की हालत में नहीं रहता है। नहीं रहता है। श्रीनिवास साहब, आपके हिसाब से सुधार कहाँ करनी चाहिए, कहाँ हो सकती है? और देखिए, मेडिकल का तो जो इनके पास में रिसोर्सेज हैं, उतने ही रिसोर्सेज को सारे के सारे इन्होंने कोरोना पे लगा रखे हैं। ओपीडी ज्यादातर जो है बंद है, जिसके कारण से जनरल पेशेंट्स जो हैं मतलब भटक रहे दिक्कत हैं। में तो आ ही रहे हैं। ओपीडी अगर चालू होती, वो भी डॉक्टर लोग खुद डर के मारे ओपीडी नहीं कर रहे हैं कि कल को उनको ही कोरोना ना हो। सही बात है। और जनरल पेशेंट जो हैं एकदम परेशान रहते हैं, लेकिन वो दुकानदारों से अपने पूछ के दवाएं लेकर के अपना काम चलाते हैं। और झोला छाप डॉक्टरों का। फॉर्चुनेटली जो मतलब लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी डेवलप हुई है इस कोरोना काल में, कि एटमॉस्फेयर हर चीज में इतनी शुद्धता है कि इन कंपैरेटिवली जो लोग बीमार होते थे वो इस समय नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशंस के पेशेंट हैं, गवर्नमेंट है उसके लिए कोई गवर्नमेंट कोई मनोज स्पेशल जी, केयर आपके करना हिसाब से चाहिए। जी कि जी, सर्दी जुकाम आपके हिसाब से कहाँ सुधार की जरूरत है या सुधार हो सकता है? सुधार की मनोज जरूरत जी, सर यही आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। सारा सिस्टम सब नीचे से ही शुरू हो। कोई भी सिस्टम लागू होता है तो या जनप्रतिनिधि हो या सरकारी अधिकारी हो, उसके द्वारा ही जनता से संपर्क किया जाए तो वो बेटर होगा। कोई भी चीज जो प्रशासन से ऊपर से लागू होता है, मेरे कहने का मतलब यही कि जो ऊपर से लागू होता है वो निचले तबके तक नहीं पहुंच पाता। लोकल के ही अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, और सच्चाई ईमानदारी से काम करें। बहुत सी मतलब ऐसा है जो रोजगार का दिक्कत है वो भी खत्म हो सकती है, क्योंकि आधा तो 50% रोजगार फर्जी चल रहा है, चाहे मनरेगा हो चाहे कुछ हो। इस बारे में सब जानता हूँ क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। स्किल मैच अरुण जी हो ने रही है डाउन तो किया है, अरुण जी ने डाउन किया है। हाँ, उठ गए। हमारे ख्याल से मैं तो, एक मिनट में बोलूंगा बीच में, हाँ कि हाँ हाँ सर, श्योर। जो हमारे जो मतलब जनता के विधायक हैं या सांसद हैं, इनको पर्टिकुलर मतलब
लाइन पे लेकर के योगी जी को या मुख्यमंत्री ये अपने मोदी जी को, इनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि ये लोग खुद जो है इतनी मेहनत करें इस दिशा में और उसको करें। खाली फोटो खिंचाने से और लोगों में जगह जगह मैसेज देने से उनका पर्पज नहीं सॉल्व होगा। एक्चुअल में फील्ड में काम करें वो। और नेता लोग जो हैं, जो ज्यादा फोटो खिंचाने के चक्कर में रहते हैं, इसका उद्घाटन कर दिया, इसके जगह बंटवाने में खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, ये सब चीजें करने का जो है उनको धंधा छोड़ना पड़ेगा और फील्ड में आकर के तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। इसको अपने लेवल पे हर आदमी अगर खड़ा होकर के लेगा, उनका एक इस प्रकार का उनका उत्तरदायित्व है, उनको करना चाहिए। वो कहाँ से होगा सर? मैं गणेश परिक्रमा का हाल तो ये है। अविनाश, मैं सबसे 1 मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरुण दादा अभी ज्वाइन कर लिए हैं, बट मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के लिए मैं इसको बंद करके 1 मिनट बाद एक मतलब 1.5 मिनट 2 मिनट लगते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग हो जाने दीजिए। तो 2 मिनट में हम वापस इसी लिंक के थ्रू वापस ज्वाइन करेंगे, ताकि हम अरुण दादा को भी सुन सकें और इसको थोड़ा सही तरीके से ले सकें। अरुण दादा, आपने म्यूट किया हुआ है, वो अनम्यूट कर लेना। 2 से 2.5 मिनट लगते हैं, वो पूरा अभी तक का जो आधा घंटे का प्रोग्राम हुआ है वो रिकॉर्ड हो जावे। हम वापस आ जाएंगे। श्याम, यू आर लिसनिंग टू मी, आई नो यू आर ऑन म्यूट, so we record it and we come back on the same screen in 2.5 minutes. मनोज जी, क्या सुधार हो सकता है? मतलब जो काम हुए हैं वो तो हुए हैं, जैसे आप कह रहे थे मनोज जी के राशन अगर मान लीजिए किलो निकला है, तो जो जिसकी जरूरत है वहां तक शायद 500 ग्राम पहुंच रहा है या 700 ग्राम पहुंच रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है कहीं पे। अब क्या क्या सुधार हो सकता है ताकि ये एक्चुअली में याद रहे? ये हम इतिहास के हम एक मैं अंग्रेजी में कहूंगा क्योंकि हिंदी मेरी गलत हो सकती है, कि वी आर विटनेस टू we are being witnesses to something very epic in history, in mankind. पिछले 70-80 वर्षों में हमने ऐसा कोई सिचुएशन सुना नहीं, देखा नहीं, और ये बड़ा यूनिक सा है कि पिछले 3-4 महीनों से हम घर ही में बैठे हैं और कामकाज सा ठप है, और जो कुछ आ रहा है वो प्रशासन की तौर से आ रहा है, और कुछ कहीं पे सीपेजेस भी हैं, थोड़ी बहुत हम LSPD बोलते हैं, लॉस, स्टोलन, पिल्फर्ड, डैमेज बोलते हैं हमारे धंधे में। वो यहाँ पे हो तो रही है, बट इसको प्लग कैसे किया जाए? मनोज जी। जी जी सर, इसी बारे में मैं सर बता रहा था कि जैसे कोई भी चीज सर, या जैसे ग्रामीण तबके के लोग हैं, उनमें कुछ जैसे विधायक वगैरह होते हैं सर, तो कोई ऐसा ग्रुप बनाए कि आपस में गांव के लोगों से संपर्क करे और उनसे संपर्क करके जो जिस सबसे पहला तो सबके वाईफाई ठीक चलने चाहिए और सबके इंटरनेट चलने चाहिए ढंग से, सबसे पहला वो है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, नेटवर्क जी। जैसे राशन दिया गया सर, जो लोग बाहर से आए हुए हैं मजदूर लोग, उनको एक किट दी गई है मोदी जी की तरफ से। वो किट भी सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई, किटें तो सर आई ऊपर से, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए सर। अब ये कहाँ दिक्कत हो गई सर, क्या फॉल्ट है सर? इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सर। पैसा भी, खाता संख्या, कोई भी गरीब प्रदेश से लड़का आए हो सर, इनके लो और मैं सबसे अरुण भाई साहब का, मैं उनको अरुण दादा बुलाता हूँ। बड़ा सौभाग्य था कि मैं उनको मिल पाया था कानपुर में, और काफी समय निकाल के उन्होंने हमसे लगभग पूरा दिन साथी थे हमारे, और उस चीज का श्रेय पूरा मेरे बहुत
प्रिय दोस्त को जाता है, शंकर को। अरुण दादा, आपका काफी देर से इंतजार चल रहा था और स्वागत है। जी जी, नमस्कार, प्रणाम। हम ये बात कर रहे थे, मैं अग्रवाल जी, मनोज भाई, अविनाश भाई और विवेक भाई, हम यही चर्चा कर रहे थे कि पिछले 3-4 महीनों में उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ और इसको किस तरीके से और सुधारा जा सकता है। ये कोरोना के बाबत। हाँ जी, देखिए, है ये जो काम सरकार ने, यूपी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, काबिले तारीफ है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। जैसे दूसरे प्रदेशों में हमारे प्रदेश को लेके, जबकि आपको मालूम है कि लगभग 24 करोड़ से अधिक आबादी वाला हमारा प्रदेश है और 29 प्रदेशों में सब एकदम सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या तो निरंतर है ही, अन्य प्रदेशों में जाके वो रोजगार ढूंढते हैं। जो अन्य प्रदेशों से मजदूरों का या अन्य लोगों का पलायन हुआ, वहाँ की सरकारों ने जो सहयोग किया या असहयोग किया, यहाँ उस बात को संज्ञान लेकर बॉर्डर पर जो भी व्यवस्थाएं हमारी प्रदेश सरकार ने की, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर जैसे हाईवे है, मेरा घर हाईवे पर है, तो जो मैं नजारा देख रहा था कि लाइन लगी थी लोगों की, पैदल जाने वालों की। जो स्थानीय लोग थे वो जितना कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा सा संज्ञान प्रदेश सरकार द्वारा या स्थानीय प्रशासन द्वारा मुख्य मार्गों पे ले लिया जाता तो उनको उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ा जा सकता था। तो इतना जो दूसरों को कहने का अवसर मिला, ये न मिलता, जबकि प्रयास में कोई कमी नहीं रही। जो संसाधन जुटाए गए उनमें भी कोई कमी नहीं रही। थोड़ा सा अगर इधर की तरफ ध्यान दे दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। दूसरी चीज, आप कोरोना को लेकर जागरूक हैं, ठीक है, आप उस पर प्रयास भी कर रहे हैं, आप उसमें कुछ सफल भी हो रहे हैं, कुछ असफल भी हो रहे हैं, लेकिन क्या आप स्थान जो संबंधित जिले हैं आपके, जो आपकी 80 लोकसभा हैं, जो आपकी विधानसभाएं हैं, जो आपके शहरी 13 नगर निगम है, जो आपकी जिला पंचायत हैं, क्या आपने ये प्रयास किया है कि आप स्थानीय लोगों के माध्यम से या अपने ही विधायकों के माध्यम से या अपने ही स्थानीय पार्षद, सभासद या प्रधान के माध्यम से वहां की स्थानीय जो गंदगी है उसको दूर करने का आपने प्रयास किया? नहीं किया। आपने क्या किया? आपने सैनिटाइज के लिए आपने प्रमुख प्रमुख स्थानों पर सैनिटाइज करा दिया है। क्या कि अगर आपने मेन सैनिटाइज आपका ना हो, हेलो, हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल सब सुन रहे हैं। अगर एक बार आपका सैनिटाइज ना हो, लेकिन संबंधित क्षेत्र, संबंधित गलियां गंदगी से अगर परिपूर्ण है, तो आप एक तरफ कोरोना से आप आदमी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ महामारी को आप दावत दे रहे हैं। दोनों तरफ ध्यान देना होगा आपको कोरोना की तरफ भी ध्यान देना होगा, आपको महामारी की तरफ भी ध्यान देना होगा।
मैं मुख्य मार्ग पर हूँ, लखनऊ राजमार्ग पर हूँ। आपको लखनऊ राजमार्ग की स्थिति बताता हूँ। लखनऊ राजमार्ग में कानपुर में सबसे बड़ा चौराहा कानपुर का रामादेवी चौराहा बोला जाता है। बिल्कुल। रामादेवी चौराहे से लखनऊ रोड, लखनऊ जाने के लिए, गोरखपुर जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए बस वही एक पॉइंट है। और तभी ज्यादातर वाहन, छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन, 8 लेन का पुल है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पुल के नीचे जो सर्विस लेन है, लखनऊ का राजमार्ग, नेशनल हाईवे की हालत इतनी बद से बदतर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। मतलब सुअर लौट रहे हैं, गंदगी का साम्राज्य है ना। वहीं से मंत्री भी निकल रहे हैं, वहीं से विधायक निकल रहे हैं, वहीं से सांसद निकल रहे हैं, वहीं से सारे अधिकारी निकल रहे हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हो? आप कोरोना, एक तरफ अपने आप को कोरोना के योद्धा बता रहे हो और दूसरी तरफ जो महामारी को आप दावत दे रहे हो। मैं गलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्य मार्ग की बात कर रहा हूं। अभी मैं गलियों में गया ही नहीं हूं, अभी मैं उन गलियों के अंदर और आबादी के अंदर मैं तो गया ही नहीं, मैं तो मुख्य मार्ग की बात कर रहा हूं, राजमार्ग की। वहां ये स्थित है और उसमें थोड़ा बहुत, उसमें अगर देखिए 60% राज्य सरकार का दोष है तो कहीं ना कहीं 40% केंद्र सरकार का भी दोष है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी अधीन है माननीय गडकरी जी के। तो उसमें टोटल आप राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसमें 40%, क्योंकि जो आधा अधूरा जो कार्य है वो इन्हीं का किया हुआ। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय ये है कि देखिए, सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को सामने वाले की सुननी भी पड़ेगी। आप ये सोचो, आप ये कह दो कि हमें नहीं साहब मालूम है, हमें क्या मालूम, आप जब हमें बताएंगे नहीं। आप बताने और सुनने के बाद भी ना करो, क्या बोले, आपके संज्ञान में लाने के बाद भी आप ना बोलो तो हम क्या करें? खूब बताया गया, खूब कहा गया, लेकिन आपने इग्नोर किया। हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि देखिए, अधिकारी हो या हम हो या आप हो, हम लोग सरकार के हैंड्स हैं, हाथ हैं। हम सहयोग भी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं वीडियो के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से, लेकिन उसको क्रियान्वित जो है, उस काम को करवाना, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। हम सहयोगी हो सकते हैं उनके, लेकिन उसको नजरअंदाज करना अधिकारियों के द्वारा ये चीज गलत है। ये संज्ञान लेना पड़ेगा सूबे की सरकारों को, केंद्र सरकार को, संबंधित मंत्रालय को। और संबंधित मंत्रालय अगर कोई इसमें कोई फेलियर साबित हो रहा है केंद्र का, तो वो माननीय गडकरी जी का है, जिसमें आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। छोटी सी बात ये कि नेशनल हाईवे पे आपका जो नाला, इन्होंने सर्विस लेन पे नाला बनाया है, जानते हो कैसा नाला बनाया है? इन्होंने 100 फीट नाला बनाया, 100 फीट छोड़ दिया, फिर 50 फीट बनाया, फिर 100 फीट छोड़ दिया। ये ड्रेनेज व्यवस्था होती है क्या? इस तरह होती है ड्रेनेज व्यवस्था? लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप रात को जा रहे हो तो अपने भाग्य भरोसे जाइए आप, है ना, और घर से तिलक करवा के जाइए और ऊपर वाले आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करें, है ना। 24 घंटा पहन के जाए हैं। और टोल प्लाजा पे आप टैक्स हमसे टोल प्लाजा पे आप हमसे टैक्स ले रहे हो और इसके बाद हमको दे क्या रहे हो? आप हमको ये दे रहे हो। इंसान के जीवन से बड़ा कोई, मतलब जीवन इंसान का अमूल्य है
और जीवन के साथ किसी को भी खेलने का अधिकार नहीं है। और रही बात उसकी गंदगी की, आप हमसे टैक्स लेते हो भाई, बाकायदा हमसे टैक्स लेते हो, तो हमको मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित क्यों करते हो? हम आपके सहयोगी हैं, हम हर तरह से आपका सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप सहयोग नहीं लेना चाहते हो। आपके अधिकारी हैं, वो आपका ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट कुछ करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कम से कम जमीनी हकीकत आप अपने लोगों के द्वारा पता तो करो। कम से कम गलियों और कस्बों की छोड़िए, आप मुख्य मार्गों पे आ जाइए। मुख्य मार्ग आपके किस तरह दीनहीन हालत में है, जहां से आपका फॉरनर भी गुजर रहा है, आपके अधिकारी भी गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, मंत्री गुजर रहे हैं, मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं, सांसद गुजर रहे हैं, विधायक गुजर रहे हैं, स्थानीय पार्षद देख रहा है, लेकिन उसको आप नजरअंदाज न करिए। पहले मुख्य मार्ग आपने सही, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो आपके शहर से निकल रहा है वो क्या संदेश दे रहा है? अरे बड़ा गंदा शहर है, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, चाहे वो कोई भी शहर है। नहीं, ये फैक्ट है अरुण भैया, फैक्ट है कि इस कोरोना काल में जो है एक सब कोई सरकार का मुंह देख रहा है। इवन मतलब कि अगर मैं कह दूं आज की तारीख में, तो किसी भी क्षेत्र का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जो है ये जिला पंचायत सदस्य वगैरह कोई कुछ नहीं दिख रहा है। कोरोना में सब जो है दम सठिया के बैठे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि बस मोदी जी कुछ करें। आवाज डिस्टरबेंस कहाँ से आ रही है, किसके में? हाँ, डिस्टरबेंस कहीं से तो है। लेकिन भरत जी, मैं इसके विपरीत अपने यहाँ की परिस्थितियों को बताना चाहता हूँ। हाँ, हेलो भरत जी, हेलो। हाँ हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा अयोध्या शहर जो है महानगर बन गया, तो यहाँ पे हमारे यहाँ महापौर ने, हेलो, हाँ हाँ, महापौर ने पूरा सफाई के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि हमारे यहाँ जो मतलब पब्लिक का मूवमेंट तो खत्म हो गया था सड़कों पे, तो उन्होंने बाकी काम जो है अपने कार्यकाल में करवा दिया उस पीरियड में। जैसे बड़े बड़े नालों की सफाई करवाना, हर मोहल्ले को इस तरीके से व्यवस्थित करके साफ करना, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम अपने ही शहर में रह रहे हैं। तो हमें तो इसके विपरीत अनुभव है कि अभी अरुण दादा ने कहा है कि वहाँ पे रामा देवी में ऐसी पोजीशन है, किसी पर्टिकुलर प्लेस होगी तो वहाँ के महापौर और उनके लोगों की एक दिक्कत है। लेकिन इस कोरोना काल में जहाँ तक सफाई का सवाल है, सफाई कर्मियों ने अपना पूरा योगदान दिया है और मतलब सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही है। वो अपना अपना अलग अलग शहरों की अलग अलग बातें हैं। देखिए, एक बात बता दें आपको, सुनिए हमारी बात, हम आपकी बात से सहमत हैं। आपका शहर साफ स्वच्छ है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन यूपी में 13 नगर निगम है, यूपी में 13 नगर निगम है, और 13 नगर निगम में आप ये समझिए अधिकांश मेयर बीजेपी के ही, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जो 13 नगर निगम है उनमें कानपुर महानगर की मैं बात आपसे कर रहा हूं। जहां तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, अभी अविनाश भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, बहुत मार्के की बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां का मैं आपको बता रहा हूं, रामादेवी हरजन्ना नगर चौराहे, उसी क्षेत्र में लगभग आप ये समझ लीजिए आधा किलोमीटर भी आप नहीं कह सकते हैं, माननीय मंत्री, राज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री सतीश महाना जी का घर है। ये उनकी विधानसभा है, बीजेपी का पार्षद है। जहां की मैं बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का मेयर है, बीजेपी की यूपी में सरकार है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और तो जो वहाँ के अविनाश अगर भाई ने किसी ये का कहा, failure है- एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट बस मेरी सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप ये समझिए कि अविनाश भाई ने अभी ये कहा ना कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान किसी, ये बिल्कुल हकीकत है, ये कटु सत्य है, ये कड़वी सच्चाई है। जब मैंने क्या कहा, जब सब मिलकर किसी चीज को अंजाम नहीं देंगे तब तक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आप सभी को मिलकर काम करना होगा, सभी को समस्याएं अधिकारी की टेबल पे बतानी होगी और उनको क्रियान्वित भी करानी होगी। दोनों बातें हैं। मुख्यमंत्री की टेबल पे अधिकारी कौन, एकदम सब कुछ क्लीन, सब कुछ एवरीथिंग बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा। ये मैसेज तब जाए जब जमीनी हकीकत भी कुछ दिखाई दे। देखिए, आपने अपने शहर को बयां किया, आप जहां रहते हैं आपने देखा, आपने वो बयां किया। मैंने, मेरा शहर है, मैंने जो देखा मैंने बयां किया, है ना। घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स देता है ना, बिजली का हो या कोई किसी चीज का हो, नोएडा होता है या कानपुर, सब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स देने वाला। आप दे क्या रहे हो यहाँ के वासिंदों को? हम उस बात पे जा रहे हैं, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। आप एक एक चीज की आप अधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसा सिस्टम बना दो, अपने लोगों के द्वारा, पार्टी के लोगों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, कि कम से कम जो आपके राजमार्ग में आपकी गलियां हैं, आपके मुख्य गलियों के, कभी कभी आप देखते होंगे आबादी के अंदर मुख्य मार्ग होते हैं, उनकी साफ सफाई और मतलब एक उसके बाद सैनिटाइजेशन, है ना, तो एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। और जो कमियां हैं वो हम साफ बताएंगे, वो हम छुपाएंगे नहीं। वो हम अगर छुपा ले गए तो ये हम सरकार के साथ अन्याय करेंगे, नहीं ठीक है ना। ठीक बात है। हाँ, आपने और, अपने स्थान का बताया तो ठीक है, क्योंकि वहां पे इस प्रकार का फेलोर आप बता रहे हैं है, लेकिन अंध विपरीत हमारे यहाँ पर्टिकुलर एक अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, जिसको कि हमने बयान। ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि अलग अलग शहरों से जो वहां का सूरत हाल है, जो सच्चाई है, वो हम जान सके। जैसे अरुण दादा कानपुर से हैं, श्रीनिवास साहब अयोध्या से हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और, हाँ, सिर्फ एक बात, अंतिम बात। देखिए, हमारे यहाँ का डीएम बहुत अच्छा है, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, और विश्वास मानिए बहुत अच्छे, लेकिन उसके साथ साथ संबंधित विभागों के भी अधिकारी अच्छे होने चाहिए। जिला अधिकारी अच्छा है, वो दौड़ रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन वो किससे कहेगा? जिस विभाग से कह रहा है वो विभाग भी बेहतर होना चाहिए। नगर निगम ने प्रयास किए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% फेलियर रहा ना, नगर निगम के प्रयास रहे, लेकिन वो प्रयासों में थोड़ी कमी रही। वो जल संस्थान, हमारे यहाँ जलकल विभाग बोला जाता है, उसका पूरा का पूरा फेलियर रहा जलकल विभाग का। अगर नगर विकास विभाग में आप लीजिए तो जलकल विभाग का टोटली फेलियर है। नगर निगम 60% सक्सेस है और नगर निगम का काम दिखाई देता है। 40% तो ये है कि अब उनके पास आर्थिक संसाधनों की और अन्य कमियों का जो भी हवाला हो, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो कारण हो सकते हैं। लेकिन उसी नगर विकास विभाग में जलकल विभाग, जिसको आप सीवर लाइन, पाइप लाइन, इससे रिलेटेड वो विभाग है, उसका पूरा फेलियर है। और आपका जो सेंट्रल के अधीन है,
उनका फेलियर सामने नजर आता है। बाकी आपकी बात मानता हूं जो आपने कहा साफ सफाई वाली बात, सफाई में 60% मैं नंबर दे रहा हूं उनको 100 में, लेकिन 40% कमियां हैं। अब वो चाहे वो कौन सी कमियां हैं, आर्थिक संसाधनों की हैं या अन्य और भी हैं, हो सकती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का अगर सहयोग जरूरी है तो जनता ने विश्वास जनप्रतिनिधियों पे किया है। जनप्रतिनिधि अगर नहीं जागरूक होगा तो परिणाम सार्थक नहीं हो सकते हैं। अधिकारियों को उतना ही सजग रहना पड़ेगा जितना जनप्रतिनिधि, सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। अरुण जी बीच में एक ऐसा मतलब है, बोलना मैं चाहूंगा। मैं हम पिछले करीब 1 घंटे से इस चर्चा में हैं और मैं भी माफी चाहता हूं कि मुझे भी समय पे नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारा प्रयास है इंडो एनालिटिक्स के तौर से कि हम एक जनता का रिपोर्ट कार्ड दें, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा और बेहतर हो सकता है और कहाँ कहाँ कमियां हैं और कहाँ कहाँ अच्छे काम हुए। और उस प्रयास में आज ये पहला मान लीजिए हमने श्री गणेश किया है। अविनाश, आपकी बात हमेशा याद रहेगी, आप हमेशा श्री गणेश करने की बात करते हो। और हम सिर्फ एक साधारण सा प्रयास कर रहे हैं कि जो सच है और जो कमियां हैं ये पता चले ताकि ये लोग और बेहतर काम कर सके। ये सिर्फ आलोचना की बात नहीं है, ये सुधारने का एक मान लीजिए एक सुझाव है कि ये सुधार सकते हैं और इसको इस तरीके से कर सकते हैं और बेहतर कर ऐसे सकते हैं। अनगिनत लोग हैं। मैं विवेक भाई से बहुत सहमत हूं कि ऐसे बहुत से पुलिस वाले मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, जो मतलब, और मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, यूपी में, जो आउट ऑफ द वे जाके जिन लोगों ने मदद की है लोगों की, अपने मतलब जेब का पैसा खर्च किया है, न जाने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं। और जैसे अविनाश भी कह रहे थे कि इंसान ही क्यों, उन्होंने तो जानवर तक का चारा तक इंतजाम करके दिया है और बड़ी ईमानदारी से किया है, और उनकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, बट हम उनके बारे में बहुत ज्यादा बोलते नहीं है आम इस पे। और जिस तरीके से मनोज भाई कह रहे थे कि जहां जहां छेद है, मतलब रुपया निकला, पहुंचा सिर्फ 70 पैसा या पता नहीं जितना पहुंचा, उस लीक को किस तरीके से प्रशासन उसको प्लग करती है, ये प्रशासन के ऊपर है। हमारा काम था हम बताना, हमने बड़े ईमानदारी से और वास्तविकता के साथ बताने की कोशिश की है। और मैं जानता हूं कि जितने 5 जन जो स्क्रीन पे हैं, उनसे मैं हिंदी में बात करने से बहुत शर्माता भी हूँ, डरता भी हूँ। और ये मतलब 3 जन तो हंसेंगे क्योंकि उनको पता है मेरे बारे में, मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। वो अविनाश, हंस लो, थोड़ा खुल के हंसो यार, कोई ये थोड़ी है। और विवेक को तो भरोसा ही नहीं होगा कि मैं इतनी भी हिंदी बोल लूंगा। बट मैं इंदौर की तरफ से तो धन्यवाद है ही है, लेकिन जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं और जो प्रशासन है, मेरे ख्याल से उनसे, उनके तौर से भी आप लोगों को धन्यवाद और आप लोगों की एक रिस्पेक्टफुल थैंक्स होना चाहिए कि वास्तविकता आपने सामने लाई है। और अरुण दादा ने जैसे बोला कि ये शहर शहर अलग अलग, मतलब उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बट वो अपने आप में 4 कंट्री के बराबर है। मतलब 27 करोड़ की पॉपुलेशन तो यूरोप के कई देश में होती नहीं है, और इनको मैनेज करना मुश्किल है, असंभव नहीं है, कर तो रहे हैं बट मुश्किल जरूर है। और अयोध्या अगर साफ सुथरी है और वहां के लोग बेहतर से काम कर पा रहे हैं, तो कानपुर के लोग क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब लोग इन द सेंस प्रशासन क्यों नहीं कर पा रही है? सिंपल सा सवाल है, जवाब ना मेरे पास है, ना आपके पास है, प्रशासन के पास है। और ये हमारी
कोई मुहिम या ऐसी कोई एकदम सीरियस बात नहीं है। हमारा ये कोशिश है कि इन कमियों को गवर्नमेंट सीरियसली ले और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इनको गंभीरता से लें और वो इनको एड्रेस करें ढंग से। और मुझे अगर सिर्फ छाछ चाहिए तो मुझे श्रीखंड देने से कोई मतलब नहीं बनता। मुझे छाछ चाहिए, छाछ पिला दो, बात खत्म हो गई। आप श्रीखंड के चक्कर में मेरे को 2 साल भूखा बैठा रहोगे कि मैं प्यासा मर जाऊंगा। मैं भूखा हूं बट प्यास से मर जाऊंगा। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जैसे अरुण दादा कह रहे थे कि वहां की जो नगर निगम है अगर उसको ठीक किया जाए तो बाकी सब अपने आप लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे बाकी सब चीजों को करने में। मैं सिर्फ 2-4 शब्द जानता हूं हिंदी में धन्यवाद का। धन्यवाद भी कह दूं, मैं आभार भी व्यक्त कर दूं और हाथ जोड़ के मैं सबका आदर पूर्वक धन्यवाद भी कर दूं। बट ये सिर्फ शब्द हैं। मैं दिल से कम से कम अविनाश, विवेक भाई, अग्रवाल जी, मनोज भाई और अरुण दादा, इनमें से 3 जन तो मुझे मिल चुके हैं तो मैं उनको पता है कि मैं थोड़ा जेन्युइनली बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो उत्तर प्रदेश के शासन के कुर्सी पे बैठे हैं वो ये ना सुने ना देखें बट इस पे अमल करें। जो सुझाव है उस पे अमल किया जाए। तब थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ मेरे एक आम नागरिक की आवाज सुन भी गई और उसको समझा भी गया। सो थैंक यू। आप लोगों ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला संडे सुबह, रविवार सुबह। सबके परिवार वाले पीछे हमको गाली देते रहेंगे बट वो गाली हमें मंजूर है क्योंकि बात देश की है। तो थैंक यू वेरी मच। अरुण दादा, मैं आपको सुबह से बहुत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.